ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के बारे में बातचीत की थी हमने, और हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, मतलब निकालते हैं वो नहीं देखा, बेसिकली सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ होता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ हमने देखी। ठीक है, तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। जो अच्छा लास्ट में एक दो चीज़ें बची थी वो करवा देता हूँ। जैसे राइट सर्कुलर कोन, दो डायग्राम्स बनाए थे मैंने। ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है। ठीक है, और अगर इसकी हाइट h है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स इस लाइन के ऊपर होता है, इस हाइट h के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो ये हाइट के एकदम सेंटर पे होगा, मतलब सेंटर मतलब h/2 पे होगा, या उससे ऊपर होगा, या उससे नीचे होगा? क्या लॉजिक लगता है आपको? हाँ, नीचे होना चाहिए, क्योंकि नीचे ज्यादा मास है, इस सेंटर से ऊपर जो है वो कम मास है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वहां पर होती है जहां पर ज्यादा मास कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, नोट डालो, सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड नियर हैवियर masses इन अ सिस्टम, या नियर मोर मास इन अ सिस्टम। जहां पे भी ज्यादा मास होगा किसी भी सिस्टम में, सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड इन दैट रीजन। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे नहीं होगा, वो थोड़ा सा नीचे होगा। अच्छा, कितना नीचे होगा वो हम यहां से बताएंगे। टॉप से जो इसकी डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ मास की, वो यहां पे होती है 3h/4। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये सारे रिजल्ट्स इंटीग्रेशन से आते हैं, बेसिकली जो भी हमने लास्ट क्लास में भी करे, ये सब रिजल्ट्स इंटीग्रेशन से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3h/4 कहां से? इस वर्टेक्स से, बॉटम से नहीं लेना, वर्टेक्स से। ठीक है, अच्छा अगर हॉलो सिलेंडर हो, सिलेंडर नहीं सॉरी, हॉलो कोन, ऐसे करके आप इसका डायग्राम हॉलो कोन का बना सकते हैं। इनफैक्ट बना दिया होगा, कल ही बनाया था हमने। तो उसकी भी अगर हाइट h है तो वो भी सेंटर से थोड़ा नीचे होता है, यहां कहीं पे होता है, लेकिन डिस्टेंस ये जो होता है ये होता है 2h/3। जैसे यहां पे 3h/4 है, ये ज्यादा है, 3h/4 थोड़ा ज्यादा है, 2h/3 थोड़ा सा कम है। तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होती है वो कहां होती है? वो होती है 2h/3 पे। कहां से? वर्टेक्स से। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, फाइन। तो कल हमने बात की सेंटर ऑफ मास के बारे में, और हमने ये देखा कि भाई सेंटर ऑफ मास अलग अलग बॉडीज का कहां कहां पर लोकेटेड होता है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जरूरी नहीं है कि कुछ मास अवेलेबल हो सकता है वहां पे कोई भी मास अवेलेबल ना हो, और हो सकता है कि वहां पे कुछ मास अवेलेबल भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, सेंटर ऑफ मास एंड इट्स मोशन। Center of mass and its motion for a discrete system। ये तो कुछ रिजिड बॉडीज हो गई जो हमने बनाई, लेकिन अगर हमारे पास कुछ डिस्क्रीट सिस्टम हो, डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जेड एक्सिस है, और यहाँ पर अगर अलग अलग मासेस है, जैसे मान लो यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे कहीं पे m2 है, m3 है, m4 है, हर एक मास के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मासेस है। फिर mn है, उसके कोऑर्डिनेट्स है xn yn zn। तो इन सारे मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम देखेंगे। तो ऑफ कोर्स यहां कहीं बीच में होगा, कहीं पे मान लो यहां पर है सेंटर ऑफ मास, उसके कोऑर्डिनेट्स है x y
z, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। ठीक है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट आता है दैट इज वेरी सिंपल। मास को, हर एक मास को उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, m1 x1, फिर m2 x2, फिर m3 x3, ऐसे करके ऐड भी करते रहो, डैश 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 mn xn तक ऐड करते रहो, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन अप टू mn। तो जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो इस तरीके से आता है। ठीक है, इसको हमें जो है इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं समेशन के टर्म्स में। इतना लंबा फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi xi डिवाइडेड बाय फिर m1 m2 अप टू mn, वो टोटल मास है सिस्टम का। m1 m2 m3 mn जो है वो टोटल मास है सिस्टम का, उसको भी समेशन के रूप में आप लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ऐसे लिख सकते हैं, या फिर जो डिनोमिनेटर में उसको कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, व्हाटएवर इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, वो वैसे कर सकते हैं। और जो न्यूमरेटर में है उसको हम लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi xi। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी होता है और इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट भी होता है। सेम फॉर्मूले, ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मूले होते हैं x y z के। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे छोटा छोटा। तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस सो ऑन अप टू mn yn डिवाइडेड बाय टोटल मास इज कैपिटल M। m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, टोटल मास इज व्हाट, इट इज कैपिटल M, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसको समेशन के टर्म्स में लिख दो, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi xi डिवाइडेड बाय टोटल मास इज कैपिटल M। दिस इज हाउ यू कैन राइट इट वेरी इजीली, बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, z कोऑर्डिनेट भी लिख लीजिए। वैसे z कोऑर्डिनेट पे ज़्यादातर क्वेश्चन अभी आए नहीं है, लेकिन लिख दीजिए m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस सो ऑन अप टू mn zn डिवाइडेड बाय टोटल मास इज कैपिटल M। So you can write it as summation I is equal to 1 to n mi zi upon total mass is capital M। ये हमारे पास x, y और z कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, x, y, z कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, x, y, z कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब हम एक और चीज देखते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसका सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मान लो वो वेक्टर r है। ठीक है, तो वेक्टर r जो कि पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, RCM कह देते हैं, चलो उसको RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जैसे यहाँ पे जो भी मासेस m1 m2 सारे के सारे, इन सब का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसी पैटर्न में लिख सकते हैं हम पोजीशन वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, वो क्या बनेगा, m1 इंटू r1। r1 क्या है, r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास, ये वाला वेक्टर, प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 प्लस m4 इंटू r4 एंड सो ऑन अप टू mn इंटू rn, सो ऑन अप टू mn इंटू rn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। So we can write it like this, RCM is equal to summation I is equal to 1 to n mi ri divided by the total mass of the entire system। ठीक है, तो ये तो सिंपल फॉर्मूले हो गए। जिन फॉर्मूलों पे, इन फॉर्मूलों पे आते हैं क्वेश्चंस, श्योरिटी है 100% श्योरिटी, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, अभी करेंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया डिस्क्रीट मास। डिस्क्रीट मास क्या होता है, अलग अलग मासेस ऐसे करके। फिर होता है जो हमने पहले किया, वो रॉड हमने किया, रॉड डिस्क वगैरह ये सब किया, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम, वो जो कोई भी बड़ी ऑब्जेक्ट है, कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, वो भी तो छोटे छोटे मासेस को जोड़ करके ही बनी होगी। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो अगर
ये जो m1 m2 m3 ये इतने सारे मास n नंबर ऑफ मासेस थे, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब है इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो जैसे ये रॉड है, ये रॉड भी तो छोटे छोटे एटम्स को जोड़ करके बनी है, तो अगर हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट एटम्स, तो इस पे कितने हैं, इनफाइनाइट है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस लेते रहे तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगी, एक रिजिड बॉडी या कंटिन्यूअस मास सिस्टम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे इन फॉर्मूलों में कैसे तब्दीलियां करते हैं वो अब आप लिखो, लिखिए आगे। इफ देयर आर इनफाइनाइट, if there are infinite number of particles, it is defined as a continuous mass distribution. अगर infinite number of particles हो then it is defined as a continuous mass distribution and capital X हमारे पास क्या आ जाता है, देखो कैपिटल X ये था, इसमें जो n है, n विल अप्रोच टू इंफिनिटी, तो ये ऐसे आ जाता है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mixi होल डिवाइडेड बाय टोटल मास m। यहां पर कुछ भी नहीं है, बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंफिनिटी को अप्रोच कर गए। ठीक है, अच्छा अब जो है यहां पर अब हमारे पास क्या होगा, ये जो होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या चीज है, ये एक्चुअली है आपके पास, दिस इज एक्चुअली योर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज योर इंटीग्रेशन mi और xi को हम x रख सकते हैं और mi को हम रख सकते हैं dm, है ना, समझ रहे हो, ये जो राउंड किया है ये है इंटीग्रेशन, xi बन जाता है x और mi इज अ वेरी स्मॉल मास, इसको हम dm रखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास। दिस इज द x कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसी ढंग से y कोऑर्डिनेट भी आएगा, z कोऑर्डिनेट भी आएगा और पोजीशन वेक्टर भी आएगा। y कोऑर्डिनेट अगर करेंगे सिमिलर वे में वो आता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन मास m। z कोऑर्डिनेट अगर हम इसी तरीके से करें तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन मास m, और पोजीशन वेक्टर आप खुद लिख लो, r इज इक्वल टू r dm अपॉन मास m, ऐसे करके आ जाता है। तो ये हमारे पास ऐसे। अच्छा अब जो है ये हमारे अगर जितने भी हमने अभी पार्टिकल्स यहाँ पे लिए m1 m2 m3 लिए, वो सब हमने क्या माने, स्टेशनरी माने, अगर वो मूव करने लग जाए। ठीक है, तो मैं फिर से वो डायग्राम बनाता हूं जरा, लिखिए, इफ ऑल द पार्टिकल्स स्टार्ट्स मूविंग with different velocity and accelerations, if all the particles they start moving with different velocities and accelerations, then center of mass will also have some velocity and acceleration. तो क्या है कि मान लो हमारे पास ये ऐसे करके और यहाँ पर मास है m1, उसके पास वेलोसिटी आ गई v1, उसके पास एक्सेलरेशन मान लो इधर आ गई a1, कुछ किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मास m2 है, उसके पास वेलोसिटी कोई और है v2 और यहाँ पर एक्सेलरेशन है a2। फिर हमारे पास मास m3 है, मान लो यहाँ पे मास m3 है, इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v3 है, एक्सेलरेशन मान लो इस तरफ है a3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास भी होगा। ठीक है, तो बीच में क्या होगा, बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो वो जो सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास के पास भी कोई वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को कहेंगे vcm,
उसके पास भी कोई एक्सेलरेशन होगी, उसको एक्सेलरेशन को कहेंगे ACM। तो अगर सारे पार्टिकल्स चलने लग जाएं तो सेंटर ऑफ मास के पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालें? बहुत आसान सी चीज है। देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने अभी अभी पढ़ा, ये होता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस सो ऑन अप टू mnrn डिवाइडेड बाय टोटल मास m। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस व्हाट? इट गिव्स अस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा d/dt ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब राइट हैंड साइड में जितने भी मासेस है, चाहे वो m1 m2 हो, वो सब कांस्टेंट है। m1 कैपिटल M, m2 अप टू mn, ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? जब ये मासेस मूव कर रहे हैं, m1 m2 m3 सब मूव कर रहे हैं, तो वेरिएबल है ये r1 है, r2 है, फिर r3 अप टू rn, ये सब वेरिएबल है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर रहता है, तो यहाँ पे आएगा dr1/dt, m1 इंटू dr1/dt प्लस m2 इंटू dr2/dt प्लस सो ऑन अप टू mn इंटू drn/dt, ऐसे आएगा होल डिवाइडेड बाय टोटल मास। अच्छा, dr/dt क्या होता है? dr/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 अप टू mnvn। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस mnvn अपॉन कैपिटल M। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? इट इज d/dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये v1 v2 v3 अप टू vn जो है, ये सब डिफरेंशिएट होंगे, मासेस सेम रहेंगे। तो v1 की जगह a1, v2 की जगह a2, ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस m3 इंटू a3 प्लस mn इंटू an होल डिवाइडेड बाय टोटल मास m। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला फॉर द, मतलब यहां पे रट्टा तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं। इफ यू सी ऑल द फॉर्मूलाज आर फॉलोइंग अ सेम पैटर्न। ठीक है, तो ये ऐसे करके आ गया बस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है, अच्छा उमंग, आपका मैंने देखा था वो क्वेश्चन, जहां तक आपने किया है वो तो ठीक है, जो आपका एंगल आया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो ना उसमें, क्योंकि आपने हाइट वगैरह नहीं निकाली ना, तो उसको अभी कंप्लीट कर देना। अजय, आपने नहीं भेजा, आपने किया क्वेश्चन सॉल्व? क्या आया एंगल? चलो ऐसा करना, आपने क्या करना अजय, उसका ना फोटो भेज देना मेरे को व्हाट्सएप पे। अभी आगे कर लेते हैं, फोटो भेज देना, ठीक है ना, फिर मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास x और y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस,
दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और यहाँ पर एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों कोनों पे मासेस रखे गए हैं। यहाँ पर एक मास है m, यहाँ पर मास है 2m, यहाँ पर मास है 3m, और यहाँ पर मास है 4m। ठीक है, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो स्मॉल a है। इस स्क्वायर की जो साइड है दैट इज स्मॉल a। अब क्या है, अब यहां पर जो है, अच्छा उसके बाद जो है इन सब के पास कुछ वेलोसिटीज भी दे देते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी दे देते हैं। ठीक है, मान लो जो सबसे पहले वाला है उसके पास, इसके पास ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, और उसी डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले वाले पार्टिकल के पास। दूसरे पार्टिकल के पास 3 और 2 है। दूसरे पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, और उस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा जो पार्टिकल है उसके पास वेलोसिटी 7 है, एक्सेलरेशन 3 है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी v3 कह देते हैं, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इस तरफ को है a3 कह देते हैं, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a2 है और ये v2 है, ये v1 है, ये a1 है। और जो चौथा पार्टिकल है उसके पास 4 वेलोसिटी है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी v4 इज 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इसके पास 0 है। तो ये 4 पार्टिकल्स है, 4 कोनों पे सिचुएटेड है, और चारों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन आपको दी हुई है। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिखिए, लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, locate the position of center of mass, as well find out its velocity and acceleration. As well find out its velocity and acceleration. We have to locate what is the पोजिशन, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये सब हमारे पास यहाँ पे कहीं बीच में होगा सेंटर ऑफ मास, तो हमें ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ठीक है, और फिर हमें ये बताना है कि उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अच्छा, ज़्यादा भारी मासेस कहाँ है, ये 3m मास है, ये 4m मास है, तो ऊपर है ज़्यादा भारी मासेस, तो एकदम सेंटर पे नहीं होगा, सेंटर से थोड़ा ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास, लॉजिकली स्पीकिंग। ठीक है, वैसे तो अभी निकाल लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले आपको चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखने चाहिए जो कि आपको आते हैं। ये ओरिजिन पे इसका कोऑर्डिनेट 0 0, ये लेंथ a है तो इसका कोऑर्डिनेट a, 0, ये a, ये भी a सॉरी, तो इसका कोऑर्डिनेट a, a। ये y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा इसका, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, a होगा, तो 0, a। ऐसे करके सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट लिख लेने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, तो करते जाओ। जैसे ये मास m, इसका x कोऑर्डिनेट 0, तो m1 इंटू x1 प्लस 2m इंटू a, 2m इंटू a प्लस 3m इंटू a, 3m इंटू a प्लस 4m इंटू 0, तो 4m इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, आसान सा फॉर्मूला ये। ठीक है, टोटल मास कितना है, m प्लस 2m 3m 6m 10m, तो टोटल मास इज 10m। तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2m 3m, ये आ जाएगा 5m अपॉन 10m, m से m कैंसिल, 5 2 10, तो ये आ जाएगा a/2। तो a/2 पे आ रहा है जी, जो टोटल वो आ रहा है x कोऑर्डिनेट a/2 पे आ रहा है। इसी ढंग से y कोऑर्डिनेट निकाल लो, आप अपने आप भी कर सकते हो ये सब। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो m1 y1 करते जाते हैं, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0, 2m इंटू 0 प्लस 3m इंटू a एंड देन 4m इंटू a, 3m इंटू a एंड देन 4m इंटू a होल डिवाइडेड बाय
टोटल मास तो सेम रहेगा 10m, तो फर्स्ट टू टर्म 0 होगी, 7ma आ गया न्यूमरेटर में। आप भी अपनी कैलकुलेशंस करते रहना, चेक करते रहना, कहीं पे कोई गड़बड़ हो तो हम देखेंगे। मास से मास कैंसिल, तो ये आ रहा है 7a/10, 7a/10 आ रहा है और a/2, तो कहाँ जैसा लोकेटेड हुआ, x कोऑर्डिनेट a/2, मतलब यहां से यहां a/2 तो यहां कहीं बीच में आएगा, और 7a/10 वो सेंटर से ऊपर आएगा, तो ठीक है यही लोकेशन है, ठीक है। तो a/2, 7a/10, तो देखो हमने जहां पे एस्टिमेट किया था कि यहां कहीं लोकेटेड होगा, वहीं पर ही आ रहा है। क्योंकि हमने कैसे एस्टिमेट किया था, क्योंकि ज्यादा भारी मासेस ऊपर है, 4m और 3m ज्यादा भारी मासेस ऊपर है, तो ज्यादा भारी मासेस ऊपर है तो सेंटर से ऊपर ही जाना था, ज्यादा भारी मासेस के आसपास जाता है सेंटर ऑफ मास, वहां पे कुछ है नहीं, लेकिन उस पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे को क्या करना है, अब अच्छा हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, चलो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी भी रहेगी, क्या रहेगी, m1v1, इसका मास है m और वेलोसिटी है 1। अच्छा, लेकिन अब यहां ध्यान क्या रखना है, सबकी वेलोसिटीज की डायरेक्शन अलग अलग है। इफ यू सी केयरफुली, ये 1 यहां है, ये 3 इस x के लॉन्ग है, ये y के लॉन्ग है, तो ऐसा करते हैं वेक्टर्स ले लेते हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शन ले लेते हैं, i j k ले लेते हैं, उसी से बनेगी हमारी बात। तो m इंटू 1 मीटर पर सेकेंड i कैप, सॉरी j कैप, y एक्सिस के लॉन्ग, ये आएगा प्लस 2m इंटू 3 i कैप, प्लस 3m, और ये नीचे की तरफ है तो 3m इंटू -7 j कैप, 3m इंटू -7 j कैप, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग होने की वजह से, ठीक है। और सबसे लास्ट में प्लस यहाँ पे है 4m और पॉजिटिव में है, तो 4m इंटू 4 j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास तो भाई 10m ही रहेगा, टोटल मास विल नॉट चेंज, वो तो वही रहने वाला टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो मास कॉमन आके कैंसिल आउट भी हो गया। ऊपर क्या बचा, यहाँ पे ये 1 j कैप है, और यहाँ पे माइनस या 7 3 जा 21, माइनस 21 j कैप, तो माइनस 20 j कैप आ रहा है, प्लस ये 3 to the 6 है i कैप के साथ, और 4 4 जा हो गया, अच्छा सॉरी मैंने इसमें ये भी था ना, चलो 6 i कैप, और ये भी तो j कैप में था, 4 4 जा 16, चलो लिख लेते हैं फिलहाल ऐसे, 16 j कैप डिवाइडेड बाई 10, तो ये 16 और 20 को भी कंबाइन कर दो, तो 6 i कैप माइनस 4 j कैप डिवाइडेड बाई 10, ये आ रही है भाई वेलोसिटी। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको 0.6 i कैप माइनस 0.4 j कैप मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऐसे आ रही है 0.6 i कैप मतलब x एक्सिस के लॉन्ग एक कंपोनेंट है, 0.4 माइनस j कैप मतलब माइनस y एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब नेट वेलोसिटी इधर को है कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहां से हमें पता चल रहा है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अगर हम इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या फॉर्मूला है, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, ठीक है। तो m इंटू 1, अच्छा डायरेक्शन, यहां पे भी डायरेक्शन का ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो m इंटू 1 j कैप क्योंकि ऊपर की तरफ है, फिर 2m इंटू 2 ये भी j कैप है, प्लस 2m इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है यूनिट का, तो कोई टेंशन नहीं है, j कैप है। 3m इंटू 3 ये नेगेटिव i कैप है भाई, तो ये आ जाएगा 3m इंटू 3 नेगेटिव i कैप, नेगेटिव x एक्सिस पे होने की वजह से। 4m की तो एक्सेलरेशन 0 है, तो 4m इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 10m रहेगा। तो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है j कैप और i कैप वालों को इकट्ठा कर देते हैं। i कैप वाला जो है वो है, अच्छा m तो हो जाएगा कैंसल,
हर जगह से m कैंसिल हो गया। यहाँ पे आई कैप ये है -9 आई कैप, 2 2 ज़ा 4, ये 4 जे कैप है, यहाँ पे 1 है तो 5 जे कैप हो जाएगा बस। तो +5 जे कैप डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा -0.9 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ कोर्स। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगी ये एक्सेलरेशन, क्योंकि माइनस आई कैप है तो माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर और प्लस जे कैप मतलब उधर, तो मतलब ये एक्सेलरेशन कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऐसे आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे आते हैं सिंपल क्वेश्चंस। फिर और क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे ये तो मैंने स्क्वायर पे ले लिया, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल में डाला हुआ है वो हमने, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे क्वेश्चन आया हुआ है, फिर रेक्टेंगल पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर अपना हेक्सागन के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया डिस्क्रीट मास सिस्टम का। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है कई बार इंटीग्रेट करने पे आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रॉड है और वो रॉड एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे रखी हुई है। यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये रॉड है। ठीक है, और रॉड की जो लेंथ है दैट लेंथ इज L, ये एक्स एक्सिस के ऊपर रखी हुई है रॉड। देखो, अगर रॉड जो है उसका अगर जो है उसकी डेंसिटी है, मास डेंसिटी कह लो, तो अगर वो यूनिफॉर्म होगी तब तो सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास, जो कि हमने पहले पढ़ा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म नहीं दी हुई है। ठीक है, तो लिखिए लीनियर मास डेंसिटी